थी बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, कि आपने देखा होगा कि जब बाइक रेस होती है, बाइक पूरी कोशिश करते हैं सब तेज चलाने की, लेकिन जैसे ही सर्कुलर टर्न आता है तो वो अपनी बॉडी को बेंड करते हैं टुवर्ड सेंटर। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा दुख हुआ कल जब मैं पढ़ा रहा था और मैंने आपसे ये पूछा था, बताइए कार किधर स्लिप मारेगी, यूं करके जा रही है यदि कार किधर, तो कई लोग बोले टुवर्ड द सेंटर, यानी उन्होंने वो वीडियो देखा ही नहीं, मेरे कहने के बावजूद भी एनिमेशन नहीं देखा। वो एनिमेशन कितना सर्च मार के मैंने इतना अच्छा एनिमेशन ढूंढा और आपके लिए दिया, उसमें कितना क्लियर कट दे रखा था, बारिश होती वो इधर स्लिप मार रही थी, कर रही थी कि नहीं कर रही थी स्लिप। तो मेरी बातों को दिल से दिमाग से समझा करो। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आज हम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट सीखेंगे। ये रहा हमारे पास एक सर्कुलर रोड, सबको जानता है सर्कुलर रोड चलाने के लिए हमें सर्कुलर रोड पे चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टुवर्ड द सेंटर, पर रिचार्ज कराएगा कौन, चाहिए तो सही। तो देखिए होता क्या है, अभी मैं इसमें फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहा, जैसा एनसीईआरटी में वैसा करा रहा हूं। जैसे सपोज करो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है। साइक्लिस्ट ने अपनी बॉडी को, अब देखना मेरी जितनी आर्ट है उसमें कोशिश करूंगा, ये साइकिल का फ्रंट व्हील और ये हैंडल मोटरसाइकिल का ऐसे करके, अब आदमी तो नहीं बना सकता लेकिन समझिए। बताइए ये फिगर समझ में आ रहा है कि बंदे ने अपनी साइकिल को टुवर्ड द सेंटर टेढ़ा कर दिया। थोड़ा बहुत तो आप भी टेढ़े हो जाते हो जब आप सर्कुलर तेजी से साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो थोड़ी बहुत आपकी स्कूटी बाइक भी हल्का सा टर्न, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हो जाता है या क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वैसे तो कल ही मैंने पढ़ा दिया था, आज भी बताता हूं। सपोज करो इस साइक्लिस्ट ने, हेडिंग है आज हमारी बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट या मोटरसाइक्लिस्ट, ठीक है। अब होता क्या है, यदि रोड लेवल है, और रोड बैंक्ड नहीं है। कल बैंक रोड का फायदा आपने देखा था, बैंक रोड का एक फायदा था, बताइए क्या फायदा था। यदि बैंक रोड कार यदि, तो कार का नॉर्मल रिएक्शन ऐसे मिलता था, उस नॉर्मल रिएक्शन की एक कंपोनेंट इधर एक्टिवेट हो जाती थी, ये फायदा मिलता था बैंक रोड का, सॉरी, कि यदि रोड बैंक होगी तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऐसा होगा तिरछा, और यदि रोड लेवल थी तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा था प्योर। नॉर्मल रिएक्शन तो इधर की ओर सिर्फ फ्रिक्शन एक्टिवेट थी, केवल फ्रिक्शन के भरोसे ही हमें सर्कुलर टर्न मिलता था, फ्रिक्शन ही रिचार्ज कराता था। इसमें क्या था, फ्रिक्शन तो है ही है ना, फ्रिक्शन तो खैर इधर है, लेकिन एक नॉर्मल जो रिएक्शन थी उसका एक कंपोनेंट भी इधर एक्टिवेट हो गया था। बैंकिंग का ये फायदा था। अब इसमें रोड तो लेवल है, तो पता है इसमें चालाकी क्या करते हैं साइक्लिस्ट या ये मोटरसाइक्लिस्ट, वो अपनी बॉडी को तिरछा कर लेते हैं, कुछ थीटा एंगल मोड़ लेते हैं, विद वर्टिकल अपनी बॉडी को थीटा डिग्री मोड़ लेते हैं करके, ठीक। अब बताइए, अब सर ये साइकिल को गौर से देखिए, ये ऐसे एक्शन लगाएगा तो रिएक्शन ऐसे खाएगा, ऐसे रिएक्शन खाएगा। अब ये यदि यही साइक्लिस्ट सीधा होता, पहिया ऐसे होता, सुनो, साइक्लिस्ट बेंड नहीं करता अपने आप को, बॉडी को, तो बताइए एक्शन इधर लगाता, रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन इधर मिलता। देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? यदि आप मेरी बताई हुई चीजों को समझ पा रहे हो तो गौर से देखना, यदि साइक्लिस्ट अपने आप को बेंड ना करे, सीधे ही चलता रहे, तो एमजी इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर। लेकिन अपनी बॉडी को जब बेंड किया तो एक्शन रिएक्शन इधर, नॉर्मल रिएक्शन भी तिरछा हो गया। अब तिरछी नजर में है जादू, या तिरछे नॉर्मल रिएक्शन में जादू हो जाता है। एक फायदा क्या मिल जाता है, देखिए अब इस एन, अच्छा इस पे एक फोर्स और होगी, एक एमजी भी होगी नो डाउट, इस पर एक फोर्स एमजी कहीं पे भी दिखा दो, मैं यहां दिखा देता हूं, वो डाउनवर्ड ही होती है। उस हमारी बॉडी के इधर उधर हो जाने से, ऐसे हो जाने से फर्क नहीं पड़ता एमजी को। फिलहाल फ्रिक्शन इस पे इधर होगा, लेकिन अभी फ्रिक्शन देखो टायरों पे मानते हो कि नहीं फ्रिक्शन इधर होगा, क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिप इधर है, लेकिन अभी आपके एनसीईआरटी में बिना फ्रिक्शन के ही हमको, अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आप बताइए, आप गौर से देखो, यदि ये सेफ सर्कुलर टर्न ले गया, यदि ये बंदा सेफ सर्कुलर टर्न ले गया, तो बताइए रिचार्ज किसने कराया। यहां मेरी लैंग्वेज यदि इतने दिन से पढ़ रहे हो तो समझने की कोशिश करो, रिचार्ज मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दी, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के काम नहीं होगा। एमजी तो मना कर दी सर, एमजी तो मना नहीं, एफएस अभी डिस्कस नहीं करना फ्रिक्शन से बेश, मैं मानता हूं फ्रिक्शन ने भी दी, लेकिन अभी इस वाले डेरिवेशन में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लो तो मान लो रोड बिल्कुल चिकनी है, बिल्कुल चिकनी है, तो चलिए
बेटा यदि ये थीटा है वर्टिकल के साथ, तो एक लाइन खींचिए, ये मैंने लाइन खींची, बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बोलो, ये एंगल बताओ, ये जो मैं पूछ रहा हूं ये कितना होगा बेटा, थीटा, चौ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इस एन के कंपोनेंट तोड़ दीजिए, रिजॉल्विंग एन इज एन, रिजॉल्विंग एन, एन को रिजॉल्व कर दीजिए। तो बताना एन का एक कंपोनेंट यदि रिजॉल्व करेंगे तो एन का ये कंपोनेंट कितना आएगा बोलो, एन साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आएगा, एन कॉस थीटा। अब इस फिगर में आपको एन नहीं देखना, एन नहीं देखना, समझ गए, क्योंकि जिसका रिजोल्यूशन हो गया वो खत्म, पापा आप आराम करो, हम दोनों औलादे आपका काम कर लेंगे। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं डोंट बी कंफ्यूज, इसमें फ्रिक्शन भी होगा इधर, एफएस होगा इधर, लेकिन एनसीईआरटी ने फ्रिक्शन को अभी कंसीडर करने के लिए मना कर दिया इस डेरिवेशन में। प्योर हम केवल बेंडिंग इफेक्ट देखना चाह रहे हैं कि बेंडिंग। अब देखिए, क्योंकि उस बंदे ने अपने आप को बेंड कर दिया, तो गौर से देखो ये जो एन है इसका एक कंपोनेंट सेंटर की ओर एक्टिवेट हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला कंपोनेंट एन साइन थीटा देखो सेंटर की ओर एक्टिवेट हो गया, यही है जो रिचार्ज कराएगा, यही है जो रिचार्ज कराएगा। अच्छा जब साइकिल सीधी थी, जब साइकिल सीधी थी वो नहीं कर रहा बेंड, ठीक है, साइकिल सीधी थी ये, तो बताना एम जी ऐसे लग रहा था और एन ऐसे लग रहा था, तो बताना अब सड़क चिकनी हो, ये कभी नहीं ले पाएगा सर्कुलर टर्न, कभी नहीं ले पाएगा, थोड़ा बहुत जो दे पाएगा टायरों में फ्रिक्शन, वो तो यहां पर भी है। लेकिन अब मैं आपको और एडवांटेज बताता हूं यहां पर, एक तो ये कि तिरछा करने से एक और रिचार्ज कराने वाला मिल जाता है एन साइन थीटा। तो यहां पर इक्विलिब्रियम वाली फिजिक्स लगाए तो बेटा साइकिल ऐसे ऐसे तो नहीं गई, तो भाई ऐसे ऐसे, तो ये तो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो यानी यदि हम ये देखें तो एम जी किसके बराबर बैलेंस हो रहा है, एन कॉस थीटा से, टोटल अपवर्ड फोर्स एन कॉस थीटा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स एन कॉस थीटा, और एम जी बराबर है। एंड फिर इसके लिए एक लैंग्वेज लिखेंगे, बताइए एन साइन थीटा का क्या करें, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा को उसने एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स यूज कर लिया, एन साइन थीटा प्रोवाइड रिचार्ज, प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एन साइन थीटा प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स का रिचार्ज किसने कराया, एन साइन थीटा ने, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एन साइन थीटा, ओके। और आपको अभी डेरिवेशन होने दो और फायदा बताता हूं, बताइए यदि 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 इसको इससे डिवाइड कर दूं, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो सेकंड का एलएचएस है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इधर है एम जी, इसमें एन साइन थीटा और ये एन कॉस थीटा, एन से एन कट जाएगा, ये टेन थीटा बच जाएगा, इधर वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू टेन थीटा। तो v बराबर वी स्क्वायर हो गया आर जी टेन थीटा, v बराबर कितना आ गया, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब समझने वाले की बुद्धि तुरंत टन 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 कर जानी चाहिए। अच्छा याद करिए, जब रोड बेंड थी और उसमें फ्रिक्शन नहीं माना था हमने, रोड जब बेंड थी है ना, और फ्रिक्शन नहीं माना था, तो अब भी उसमें मैक्सिमम सेफ स्पीड यही आ रही थी, मैक्सिमम सेफ स्पीड यही आ रही थी। किस केस की बात कर रहा हूं, कल जो डेरिवेशन कराया था उसमें से फ्रिक्शन को एब्सेंट करिए आप, फ्रिक्शन को एब्सेंट करिए, और फ्रिक्शन को एब्सेंट करके वो वाला पार्ट देखिए जब फ्रिक्शन नहीं होता तो भी रिचार्ज कराने वाला जिंदा था, और उस केस में भी मैक्सिमम सेफ स्पीड अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ रही है आपकी, चेक कर सकते हैं। तो अब फायदा यह है कि जो फायदा बैंकिंग का होता है सर्कुलर टर्न के दौरान, यदि बैंकिंग नहीं हो तो साइक्लिस्ट ऐसा करके उस बैंकिंग जैसा सीन क्रिएट करने की कोशिश करता है। और देखिए गौर से, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, अच्छा एक बात, जो बाइक रेसिंग होती है, कल हमने पढ़ा था सर्कुलर टर्न पे यदि सेफ चलना है तो थोड़ी स्पीड कम करनी पड़ जाती है। कल हमने कई सारे सीन देखे, यदि सर्कुलर टर्न आ गया तो आप उसी स्पीड से नहीं दौड़ सकते जिस स्पीड से बढ़ रहे, सर्कुलर टर्न पे आपको एक लिमिटिंग वेलोसिटी मिलती है, आपको यदि सेफ चलना है तो स्पीड कम करके टर्न लो, सेफ टर्न लेना है तो। लेकिन अब बाइकर, जब बाइक रेसिंग चल रही होती है
उनका उद्देश्य क्या होता है, यार मैंने यदि धीमी कर ली तो दोबारा से एक्सीलरेट करने में टाइम लगेगा, कोई और रेस ना जीत जाए, तो वो कोशिश करते हैं कि उन्हें सर्कुलर टर्न पर भी स्पीड कम ना करनी पड़े। तो इसके लिए वो अपनी बॉडी को टेढ़ा कर लेते हैं, जिससे कि एन साइन थीटा और जिंदा हो जाता है। वो भी करता है, चल चल तू रिचार्ज कर रहा हूं, चल चल चल। तो एन साइन थीटा कंपोनेंट देखो, जितना वो अपनी बॉडी को बेंड करने की प्रैक्टिस कर लेंगे, देखो थीटा जितना बढ़ेगा उनकी मैक्सिमम सेफ स्पीड भी बढ़ जाएगी और रेस जीतने में उनको फायदा मिलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और लेकिन ऐसा नहीं कि थीटा तुम बढ़ाए जा रहे हो, क्योंकि एक चीज सुनना, यदि आपने थीटा जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया, जरूरत से ज्यादा बेंड कर दिया, थीटा जरूरत से ज्यादा, तो बताइए उसका एमजी किससे बैलेंस हो रहा है? उसका एमजी बैलेंस हो रहा है एन कॉस थीटा से। आपको एक बात बता दूं, यदि थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ जाता है, लेकिन जब थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा की वैल्यू घट जाती है। थीटा जब बढ़ता है तो कॉस थीटा घट जाता है। अच्छा ये देखो, एक कॉस 0 की वैल्यू तो +1 होती है, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 है। कॉस बढ़ते 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 जैसे ही 90 हुआ तो वो 0 हो जाएगी। तो जरूरत से ज्यादा एंगल भी नहीं बेंड कर सकता, क्योंकि उसको ऐसा भी सीन क्रिएट करना है, क्योंकि यदि थीटा बढ़ गया, यदि थीटा, इसमें बेटा शुभम ने कहा एफएस क्यों नहीं लिया? आपने लेट क्लास ज्वाइन की है शुभम? सच बताना, लेट क्लास ज्वाइन की है कि 9:30 पे क्लास ज्वाइन कर ली थी? तो बस खत्म, टाइम पे ज्वाइन करना था ना, टाइम पे ज्वाइन करना था यार। इतने दिन से पढ़ते पढ़ते मुझसे आदत होगी 9:30, मतलब 9:30 बजे ऑन हो जाता हूँ मैं, 8 तो 8 बजे ऑन हो जाता हूँ मैं। चल मैं लास्ट बार बता देता हूं, मैंने ये बोला कि यहां फ्रिक्शन है फ्रिक्शन दिखाया था मैंने, बिल्कुल होगा फ्रिक्शन। लेकिन फिर मैंने ये भी बोला कि यदि आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो तो थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन को एब्सेंट मानिए, कि यदि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होती तो, ताकि हम केवल एन का रोल देख सके, केवल एन तिरछा होने का रोल देख सके बेटा। नहीं बेटा, क्यों होगा? ओहो यार, आज आप लोगों ने ना लेवल चेंज कर लिया है अपना यार। ये ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स है कि थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं। अच्छा चल की बायो है मैथ है, जल्दी से टाइप कर, बायो है मैथ है, जल्दी बता, बायो है मैथ, छोड़ उसे, ये बता बायो है मैथ है, नहीं बताएगी चलिए बेटा, ये मैथ है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक, उसमें उसे देख के मैं बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखिए और आपको पता चल जाएगा कि थीटा बढ़ने पे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, ओके बेटा, डन। और थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा अपनी वैल्यू घटाता चलता है। ये मैंने मैथमेटिक्स बताई, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको। अब बताइए, जरूरत से ज्यादा थीटा बढ़ जाएगा तो पता है इस वेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? ये बताइए, बताइए इस आरएचएस पे क्या फर्क पड़ेगा यदि मैं थीटा जरूरत से ज्यादा ले लूं तो? थीटा बढ़ाता जा रहा हूं, थीटा बढ़ाता जा रहा हूं, थीटा बढ़ाता जा रहा हूं, तो मुझे बताइए एन कॉस थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा? ओहो, हो गई। वैसे तो मैंने ये कहा था आज थोड़ी लेवल की फिजिक्स चलेगी, लेकिन ये भी बोला था ये तो आसान है डेरिवेशन, ये डेरिवेशन तो आसान है, लेकिन आपने इसी से कठिन बनाना चालू कर दिया। बेटा जब थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा घटेगा, तो इसका मतलब एन कॉस थीटा भी घटेगा। तो अब एक मिनट, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये भाई साहब 10 है और ये 9 रह जाए, तो क्या होगा बोलो? यदि ये 10 है और ये 9 रह जाए, नीचे ज्यादा है और ऊपर कम है, तो गिर जाएगी बॉडी, तो गिर जाएगी। तो इसलिए उसको ऐसी एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट बनानी पड़ती है कि वो अपनी बॉडी को भी बैलेंस रखे और इधर भी रिचार्ज हो जाए। ये होता है बेंडिंग का फायदा। बेंडिंग नहीं है, हाँ बेंडिंग है, बेंडिंग का फायदा। यदि रोड बेंड नहीं है तो तुम कर लो कोशिश। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाने में कैपेबल होगा, जितना थीटा बढ़ाने में वो कैपेबल होगा, जितना थीटा बढ़ाने में कैपेबल होगा उतनी वो स्पीड बढ़ा पाएगा। चलिए, तो ये था बेटा। अब इसके छोटे मोटे सवाल और करवा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ठीक है। और बेटा यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो, जैसे और एकेडमिक से ऊपर जाओगे, तो ले बेटा शुभम, इधर फ्रिक्शन भी होगा एफएस, तो फिर यहां पे पता है क्या आएगा? एन साइन थीटा प्लस एफएस। समझ गए नहीं? एन साइन थीटा प्लस एफएस। क्या बेटा शुभम क्या पूछ रहे हो? एक मिनट, इसका मतलब इसमें एन का रिस्पेक्ट में देखना है। नहीं समझा क्या कह रहे हो? यार मुझे लग रहा है कि कुछ हैवी फिजिक्स पढ़ने लग गए हो मेरे, आपकी बातें कौन समझ में आती है। ठीक है, ये एफएस और ऐड कर देना, यदि वो फ्रिक्शन को भी लेने की कहे तो।
ये तो मजे आ जाएंगे। अब तो इसके लोग इसको 2-2 रिचार्ज करा रहे हैं, लेकिन मुझे एनसीईआरटी के दायरे में भी रह के पढ़ाना होता है ना। चलिए अब आ जाइए, ये तो वैसे चैप्टर खत्म हो गया, बस इसके सवाल रह गए। चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो चुका, ठीक है, इसके सवाल रह गए। चलिए सवाल करते हैं हम। तो पहले फ्रिक्शन वो, क्योंकि सर्कुलर मोशन चल रहा है तो मैं पहले सर्कुलर मोशन वाले सवालों पे ही फोकस करता हूं। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर यहां से लेते हैं 5.37 से लेते हैं, क्योंकि 5.37 तो थोड़ा बेटा कैलकुलेटर ऑन रखना तो मेरी की मदद मिल जाएगी। कैलकुलेटर ऑन रखोगे तो ठीक है। देखिए डिस्क 5.37 एक्सरसाइज का, या फिर एक मिनट रुको सस्ते, बहुत सस्ते, इससे भी सस्ते सवाल लेता हूं मैं। देखो कितना आसान सवाल है। जैसे 5.30 है, 5.30 ठीक है। वो कह रहा है एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट हॉरिजॉन्टल लूप। एक एयरक्राफ्ट है, हॉरिजॉन्टल लूप बना रहा है, देखा है ना। 15 अगस्त 26 जनवरी को एरोप्लेन अपने करतब दिखाते हैं, तो वो ये दिखा रहा है। अब वो क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल लूप बना रहा है, कितनी स्पीड से, 720 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 720। इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 18 दूनी 36 दूनी 4, 40 पंजे 200 मीटर पर सेकंड की ये स्पीड हो गई। मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर दिया। विद इज विंग बैंड एट 50 डिग्री, 15 डिग्री। यार मेरे में बनेगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। देखिए एरोप्लेन ना एग्जैक्टली सीधा ना होकर थोड़ा सा तिरछा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक तो एरोप्लेन यू सीधे जाना, ठीक है, कुछ है मिल जाए मुझे, इसको एरोप्लेन मान लेना, इसको एरोप्लेन है ना, रुकना, या एक मिनट, ये एरोप्लेन मान लेना है ना, ये एरोप्लेन, उसकी विंग्स ऐसे जा। अब क्वेश्चन में ना उसने तिरछा कर दिया है ऐसे करके। नहीं आ पाया ना फील, नहीं आ पा रहा ना फील, मेरी यार आर्ट धोखा दे जाती है। देखो ऐसे एरोप्लेन, एक तो ये नहीं बनेगा यार मुझ पे, मैं जबरदस्ती कोशिश करता हूं, फील कर लेना। लेकिन चलो देखो, यदि एरोप्लेन ऐसे है तो mg ऐसे और n ऐसे हो जाएगा, यदि बिल्कुल सीधा होता तो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ऐसा नहीं है एरोप्लेन, एरोप्लेन थोड़ा सा तिरछा है। तिरछा है मतलब थोड़ा सा तिरछा घूम रहा है, थोड़ा सा तिरछा मतलब अपने आप को टेढ़ा कर लिया, जैसे साइकिलिस्ट टेढ़ा कर लेते हैं, ऐसा टेढ़ा कर दिया कि एन सीधी नहीं, एन तिरछी आ रही है, एन नॉर्मल रिएक्शन, और mg नीचे ही होगा, mg नीचे ही होगा। अब उसने बोला है एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट हॉरिजॉन्टल लूप एट दिस एंड विद हिज विंग बैंक्ड एट 15 डिग्री। विंग्स को उसने 15 डिग्री, तो पता ना उसकी नॉर्मल रिएक्शन भी 15 डिग्री ही तिरछी हो गई होगी। थीटा लिख देता हूं इसे। तो बताइए ये वाला कंपोनेंट एन का क्या होगा, एन कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। नॉर्मल फिजिक्स लगा दो, नॉर्मल फिजिक्स लगा दीजिए, तो पता ना एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg, और एन साइन थीटा कहां यूटिलाइज हो रहा है, जल्दी बोलो, एन साइन थीटा कहां यूज हो रहा है, mv² में। क्या बेटा, उड़ नहीं रहा, लूप बना रहा है, उड़ नहीं रहा हेलीकॉप्टर, इसमें लूप बना रहा है, समझ गए ना। इसमें एक और चीज, हाँ ये चीज दिमाग में ही, यदि ये उड़ रहा होता तो एन कॉस थीटा माइनस mg ma लिखते। वो केवल एक सर्कुलर लूप बना रहा है एरोप्लेन, अपनी विंग्स को टेढ़ा करके है ना, टेढ़ा करके बना रहा है। चलिए तो बेटा ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब डिवाइड कर दो एक को एक से, इसको इससे डिवाइड कर दो, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे, इधर tan थीटा बचेगा, इधर v²/rg। अरे ये तो वही फॉर्मूला आ गया जैसे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, इसकी ये तो v =√r(g)। नहीं हमें निकालना क्या है, हम जबरदस्ती किए थे हमें, अच्छा रेडियस निकालनी है। तो यहां से r का फॉर्मूला क्या बन गया, r का फॉर्मूला बन गया v²/g tan थीटा। तो बेटा यहां पर आप कर सकते हो rv² यानी 200 गुणा 200। g को यदि कैलकुलेटर लगाना ही है तो 9.8 ले लो, और 10 15 बेटा करके बताइएगा, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं जब तक। तो इसका आंसर वही, g को यदि 9.8 की जगह 10 कर दें तो रफली 15 किलोमीटर आ रहा है, रफली 15 किलोमीटर। ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन ले ना,
एक और क्वेश्चन यहाँ नहीं है, चलो छोड़ो। एक क्वेश्चन 5.37 लेते हैं हम सीधे, है ना, 5.37। चलो 5.37, अच्छा सवाल है ये। A disk revolve with a speed of 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो बताइए, बुद्धि लगाइए, मैंने पहले ही बताया था, एनसीईआरटी की बदतमीजी पे मत जाना। ये रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्या ये वाकई स्पीड है? क्या ये स्पीड है? जल्दी बताओ। उसने बोला कि डिस्क रिवॉल्व कर, ये स्पीड नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक दिया, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको 100/3 लिख दो, रिवॉल्यूशन पर मिनट। बोलो, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये ठीक है ना, स्पीड नहीं होती। फिर इसमें एक काम और करो, पर सेकंड का कलेसा कर दो। तो मिनट तो क्या करना है, 100/3 रिवॉल्यूशन, और ये 1 मिनट है ना भाई, मिनट है लिख रहा है, जिसका कोई नहीं होता उसको वन तो लिख ही सकते, भगवान वन 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 भगवान। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये कितना हो गया फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू 1 0 से 1 0 गई 6, कितना 5/9 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 5/9 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी है इतनी। अब आगे क्या बोल रहा है, द टू कॉइन्स आर प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड रिकॉर्ड इज 0.15। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 है। अच्छा, जब खाली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देता है ना सवालों में, ठीक है, या तो वो ये बताएगा कि वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, या वो ये बता देगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। लेकिन यदि वो खाली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा है तो फिर उसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से मान लेना। यदि आपको लग रहा है सवाल में म्यूएस है तो उसे म्यूएस मान लेना, म्यू के है तो म्यू के मान लेना। वैसे भी म्यूएस और म्यू के में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, बहुत मामूली अंतर होता है। तो वो कह रहा है एक डिस्क घूम रही है, उस पर एक कॉइन 4 एक 14 सेंटीमीटर की ओर रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, विच ऑफ द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड। देखो बेटा, सीन ये है कि एक डिस्क है, एक डिस्क, ठीक है, सीडी प्लेयर, पहले बड़े बड़े रिकॉर्ड होते थे ना, आजकल तो इतने, ठीक है ना, आपने पुराने गाने सुने होंगे, है ना, बिल्कुल एक बड़ा सा प्लेयर लगा के, रिकॉर्ड प्लेयर लगा के, मैंने देखे भी नहीं है, कल फिल्मों में देखे, सोचो मैंने तक नहीं देखे, कितने पुराने होंगे। बड़ी बारी पानी सी आवाज होती थी, आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, ऐसा, ठीक है, बढ़िया गा लेता हूं ना मैं, ठीक है, चलिए। हाँ, वैसे मेरी पहली कमाई मेरी गाना ही थी, हाँ पहली कमाई मेरी गाना ही थी बेटा। मेरे दादाजी मुझे 5 रुपए देते थे मुंह बंद करने के लिए, चल बंद कर। फिर मुझे लगा यार ये तो इसमें ठीक है, इसमें तो इनकम की जा सकती है ऐसे कहा करके। चलिए, हाँ हाँ ठीक, इनकम। तो इधर देखिए, फिर मैंने गाले की प्रैक्टिस छोड़ दी, गले की वजह से थोड़ा कुछ दिनों पहले ही छोड़ी है, क्योंकि पड़ोसी ने कहा था अगली बार गाएगा तो दबा दूंगा, तो थोड़ी गले की प्रॉब्लम की वजह से फिर मैंने छोड़ दी प्रैक्टिस, ठीक। और एक बार मैं अपने बच्चे को सुना रहा था लोरी गा के, वो रो रहा था, तो बाहर बालकनी में आके उसे लोरी सुना रहा था, वो रो रहा था लोरी, है नहीं, तो पड़ोसी कह रहे थे भाई साहब इससे अच्छे से रो लेने दो, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये घूम रहा है, ये इतनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, ये एक रिकॉर्ड है, घूम रहा है, ये बीच में डंडा, मतलब ये इमेजिनरी डंडा है, डंडा है नहीं कोई, मतलब ऐसे करके रिकॉर्ड घूम रहा है इस एक्सिस के चारों ओर। अब एक कॉइन यहां रखा हुआ है और एक कॉइन थोड़ा और दूर रखा हुआ है, एक कॉइन रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और एक कॉइन, सवाल पढ़ना पड़ेगा, 4 और 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखिए बेटा होगा क्या, इस कॉइन और इसके बीच में, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, कुछ मिल जा मिल जा मिल जा, पता नहीं, चलो ये है एक, और ये यहां मैंने रख दिया। अब इसको मैं तेज घुमाऊंगा तो ये स्लिप भी मार सकता है ना, देखना मेरी बात, धीमे धीमे घुमाऊंगा तो देखो क्या हो रहा है, संग में घूम रहा है ना, धीमे धीमे घुमा रहा हूं, ठीक है। और यदि मैं तेज घुमाऊं, मेरे पे कोई ऐसा हो, बहुत तेज घुमाऊं तो क्या होगा, देखो किनारे पे रख दूंगा, तेज घुमाऊं तो ये स्लिप भी हो सकता है, सिक्का दियो,
कॉइन हो जाए तो। पर मेरे में घुमाने वाला प्रोसीजर नहीं आ रहा, यदि घूमने का कोई सीन होता तो मैं और दिखाता। ये तो मुझ पे आता भी नहीं है, कुछ बच्चे कर लेते हैं उंगली करके। देखिए ये एक कॉइन, देखते हैं हो जाए तो। ये कॉइन रखा हुआ है, आप फील करना। यदि इसको मैं तेजी से घुमाऊं, अब आपको पता भी नहीं चला होगा कि स्लिप कर गया, शायद पता। अच्छा मैं एक निशान लगा देता हूं कि देखो ये कॉइन इस निशान पे रखा है, एक क्रॉस दिख रहा है, इस क्रॉस पे मैंने, अब नहीं दिख रहा होगा क्रॉस, है ना। अब देखिए मैं इसको तेजी से घुमाऊंगा। अबे क्यों गूगली कर रहा है, चल थोड़ा सा तो खिसक गया, थोड़ा सा तो खिसक गया, ठीक। यदि मैं इसको तेजी से घुमाऊं, लो देखो गिर गया ना खिसक के। चलिए, तो एटलीस्ट यानी फ्रिक्शन उसको इतना ग्रिप नहीं दे पाया, फ्रिक्शन उसको इतना ग्रिप नहीं दे पाया कि वो उसको झेल सके। तो अब चलिए सवाल को करेंगे। तो उसने ये पूछा है कौन सा कॉइन सर्वाइव करेगा, रुक पाएगा, कौन सा स्लिप हो जाएगा। अच्छा वैसे जनरल लाइफ में कॉइन को मैं जितना पास रखूंगा ना सेंटर के, उतना इसके सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अब इस सवाल को करें तो करें कैसे। तो सवाल समझ में आ गया ना। तो बेटा अब देखिए सीधी सी बात है, पहले एक रैंडम कॉइन ले लेते हैं, एक ही ले लेता हूं। बताना जब ये कॉइन, अब इस कॉइन को देखिए, ये कॉइन को बताइए इसमें कौन कौन सी फोर्सेस एक्टिवेट होंगी। बताइए कौन कौन सी फोर्सेस एक्टिवेट होंगी। एक तो mg, एक n नॉर्मल रिएक्शन बोलो, और क्योंकि ये भी सर्किल में घूमने की, इसको घुमाने की कोशिश की जा रही है, तो बताना इस पे बताना जो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है वो इधर होगी ना। अभी मैंने थोड़ा डेमो भी करके दिखाया था, ये इधर स्लिप होना चाह रहा होगा, इधर। लेकिन यदि ये स्लिप नहीं हो रहा, इमेजिन करो यदि ये स्लिप नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज सफिशिएंट टू स्टॉप इट। तो ये जो मैंने एरो लगाया है ये वाला, ये कौन सा फ्रिक्शन है बोलो, Fs। इमेजिन करो मैंने वो वाला कॉइन लिया है, ठीक है, एक ही कॉइन लिया है जो डिस्क के साथ घूमने में सफल हो रहा है। डिस्क घूम रही है और ये भी घूम रहा है उसके साथ, ठीक है। तो बताना, मेरी बात समझना, mg नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा है, इसकी टेंडेंसी स्लिप होने की यहां थी लेकिन फ्रिक्शन ने रोक रखा है। तो अब बताइए इसमें रिचार्ज कौन कर, एक मिनट, n किसके बराबर है इसमें, mg के, है ना। और Fs ने क्या कर दिया बोलो, Fs ने सेंट्रीपिटल फोर्स का रिचार्ज करा दिया। Fs इज यूजिंग एज, Fs ना एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिव यूज हो गया। तो अब आप मुझे बताइए, अच्छा Fs इसे को mv²/r भी लिख सकते हो, इसको दो, इसको ये लिख सकते हो ना। अच्छा हमने, उसने पूछा क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं बेटा, Fc को फॉर्मूला mv²/r तो है ही, लेकिन याद है एक और फॉर्मूला है m⍵²r। मेरा दिल इस पे क्यों आया अब, क्योंकि यहां ना गौर से देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल लेंगे, इसलिए मेरा दिल Fc के mv² फॉर्मूले के साथ साथ एक और जो फॉर्मूला है m⍵², ये इस पे आ गया। तो पहले बताओ, n ने mg बैलेंस कर रखा है और इस फ्रिक्शन की वजह से वो घूम पा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिचार्ज Fs से मिल गया, ठीक है। अब बताइए मुझे, बताइए Fs की वैल्यू, कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू Fs मैक्सिमम से कम या ज्यादा, कम या बराबर ही तो रहेगी। ये देखो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू Fs मैक्सिमम से कम या बराबर हो सकती है। सबसे स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है तगड़ा, ये वाला होता है। और जब तक ये है, जब तक Fs मैक्सिमम एक्शन में है। अच्छा ये बताइए, यदि इमेजिन करो ओमेगा बढ़ गई तो Fs पे लोड बढ़ेगा ना, ओमेगा बढ़ गई तो Fs पे लोड बढ़ेगा, और बढ़ेगी तो और बढ़ाना पड़ेगा, और ये एक लिमिट तक बढ़ सकता है। एक लिमिट के बाद यदि मान लो इसके खर्चे बढ़ गए और इसने देना बंद कर दिया, तो ये स्लिप मारेगी कि नहीं। यदि इसका खर्चा बढ़ गया कि नहीं यार मुझे तो और ज्यादा चाहिए और ये नहीं दे पा रहा, तो ये लास्ट कितनी वैल्यू प्रोवाइड करा सकता है Fs मैक्सिमम, ठीक है। तो Fs की वैल्यू कितनी है इस सवाल में, m⍵²r, और इसका फॉर्मूला होता है μsn, होता है ना। Fs मैक्सिमम का फॉर्मूला μsn होता है। Fs की वैल्यू इसमें m⍵²r है, m⍵²r, और n कितना है इस सवाल में, mg, m से m कट गया, तो रेडियस मस्ट बी लेस देन μsg⍵²। सुनो ये चीज आई, ω² को इधर ले गया। पता है किस चीज की कंडीशन आई है,
यदि हम चाहते हैं कि कॉइन स्लिप ना हो, हम चाहते हैं कि कॉइन स्लिप ना हो, तो रेडियस इससे कम रहनी चाहिए। अब इसको प्लीज सॉल्व करें। अब हमारे पास ओमेगा तो है नहीं, कोई बात नहीं, ओमेगा नहीं है, ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख सकते हो, ओमेगा 2 पाई न्यू का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर हो रहा है, ओमेगा 2 पाई न्यू। अब मुझे इस फॉर्मूले को क्यों डालना पड़ा, क्योंकि यार दे ही फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो बताइए, आप अपना कैलकुलेटर लगाइए और मुझे आरएचएस का आंसर बता दीजिए प्लीज, मुझे आरएचएस का आंसर बता दीजिए प्लीज, कितना आ रहा है, सिर्फ कितने फैक्टर का, प्लीज करिए। चलिए, और सब भी कह रहे हैं, 3 लोगों ने बोला कि इसका आंसर 0.12 मीटर आ रहा है। फिलहाल मीटर को सेंटीमीटर में कर दूं तो 12 सेंटीमीटर। तो पता है क्या मतलब आया, जिस कॉइन की रेडियस 12 या 12 सेंटीमीटर से कम होगी वो कॉइन स्लिप नहीं मारेंगे। पता है आपने कौन सी सिचुएशन निकाली, आपने उस कॉइन की सिचुएशन निकाली जो स्लिप नहीं हो रहा, साथ में घूम रहा है, साथ में घूम रहा है। साथ में घूमने के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए, फ्रिक्शन मस्ट बी सफिशिएंट, नहीं तो स्लिप मारेंगी बॉडी, ध्यान रखना, फ्रिक्शन मस्ट बी सफिशिएंट। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना हो सकता है एफएस की वैल्यू। तो हमने इस इनइक्वालिटी को यूज करके ये निकाल लिया कि भैया रेडियस 12 सेंटीमीटर के दायरे होगी या उससे कम होगी तो भैया स्लिप नहीं मारेंगे। तो अब आप बताओ, मान लो ये 12 सेंटीमीटर है, तो जो कॉइन इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, वो तो स्लिप मारेंगे नहीं, और जो कॉइन इधर 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 होंगे वो स्लिप मारेंगे। तो अब बताइए, 4 सेंटीमीटर वाला कॉइन स्लिप मारेगा या 14 सेंटीमीटर वाला कॉइन स्लिप मारेगा? सवाल ने ये पूछा है, 4 वाला या 14 वाला, कौन सा स्लिप मारेगा? जल्दी बताओ। जी हाँ, 14 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका एसएस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्या बता, एक मिनट, हाँ, रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है, उसे जब रोलिंग मोशन पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। चलिए, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है, 5.38। 5.38 मैंने कहा था ना, अच्छे क्वेश्चन चलेंगे आज। वो ये कह रहा है, यू मे हैव सीन ए सर्कस अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइविंग अ वर्टिकल लूप इनसाइड अ डेथ वॉल। ठीक है, with all the spectator can watch from the outside. Explain clearly why the motorcycle does not drop down when he is at the uppermost point with no support from the below. What is the minimum speed required at the uppermost point to perform a vertical loop if the radius of the chamber is 25 meters? स्वाहा। ठीक है, उसका मास कितना था, दिया है कुछ नहीं, रेडियस दे रखी है बस। देखो बेटा, ये तो मैं बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें एक क्वेश्चन कि मोटरसाइकिलिस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे, मौत का कुआं जो चलता है ना, डेथ वेल, मौत का कुआं, आइए 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 देखिए, ठीक है। चलिए, ये मौत का कुआं बाइकर जब चलाता है तो क्यों नीचे नहीं गिरता? जबकि बताओ क्या रीजन बताया था मैंने कि क्यों नीचे नहीं गिरता? बाल्टी का पानी नीचे नहीं गिरा था, घुमाया था, रीजन बताओ, पढ़ चुके हो यार, टाइप करो टाइप करो टाइप करो कि क्यों नीचे नहीं गिरता वो। mg इज यूटिलाइज एज सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो अब देखिए बेटा, इस पे यदि मैं साइक्लिस्ट को सिस्टम मानूं तो साइक्लिस्ट पर एट अपर मोस्ट पॉइंट पूछा है उसने, तो एक तो mg लग रही है, एक और फोर्स लग रही है, n बोल सकते हो, लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी n? सोच के देखो, mg तो धरती माता लगा रही है दूर से ही, और n एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो नीचे लग रही होगी, तो 2 लोग रिचार्ज करा रहे हैं ऊपर से। ठीक है, तो n प्लस mg, बताओ ये किसमें, जबकि ये दोनों डाउनवर्ड फोर्स हैं, गिर जाना चाहिए। लेकिन बेटा एक चीज, वो तो भला हो कि वो घूम रहा है, तो ये n प्लस mg किसमें खर्च हो गया? fc में। बिलीव मी ये तो हो भी जाएगा। यदि ये यहाँ पे अपने आप को ब्रेक मार ले, रोक ले, तो n प्लस mg कहीं खर्च नहीं होगा, नीचे ही रह गया, नीचे गिर जाएगा वो। भला हो n प्लस mg किसमें यूटिलाइज हो गया, किसमें खर्च हो गया? घूमने में। अरे यार, वो सर्कल घुमाना चाह रहा है, तो घुमाने के लिए भी तो एक सेंटर की ओर फोर्स चाहिए, तो वो सेंटर वाली फोर्स में तब्दील हो गई है बजाय गिराने की बजाय। तो n प्लस mg fc, तो n प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब सवाल उसने ये पूछा है कि वो मिनिमम कितनी स्पीड, अच्छा बताना, वो धीमे धीमे जाए, धीमे धीमे घूमे तो गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा? प्रैक्टिकली सोचो। मान लो, सुनिए एक मिनट, LHS, ये LHS है, ये RHS है, इमेजिन करो LHS की वैल्यू 50 न्यूटन है और RHS है 0 न्यूटन। इमेजिन करो 0 न्यूटन, यानी घूम ही नहीं रहा, तो वो नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा बताओ? यदि LHS की वैल्यू 50 न्यूटन है ना, और वो घूम ही नहीं रहा 0, तो गिर जाएगा।
अच्छा, मतलब इसकी वैल्यू 0 है। तो अब मान लो V थोड़ी सी एक्टिवेट हो, थोड़ी सी V वैल्यू बढ़ा दो, मतलब V में ज्यादा दम नहीं है, तो सपोज करो M की वैल्यू कुछ, R की वैल्यू कुछ, V की वैल्यू कुछ से ये 10 आ गया। अब क्या होगा बोलो? अब गिरेगा या रुक जाएगा बताओ? यदि V की वैल्यू कुछ है, mv² / r का आंसर 10 न्यूटन आ रहा है, तो गिरेगा या नहीं गिरेगा बताइए आदमी? और LHS आपका 85 है, इमेजिन करो, फिर गिर जाएगा, बिल्कुल ठीक है, गिर जाएगा। क्योंकि कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था कि मान लो mv² / r 10 हो जाए, अब mg + n 50 है और वो 10 ही है, तो 50 में से 10 तो खर्च हो गया, लेकिन 40 फिर भी बच रहा है डाउनवर्ड, वो गिर जाएगा। जैसे बाल्टी में पानी जब हम थोड़ा धीमे घुमाए तो थोड़ा पानी नीचे गिर जाता है, थोड़ा उसमें रह जाता है, जितना घुमाने में यूटिलाइज हो गया वो रह जाएगा, और जितना खर्चा नहीं यूज कर पाए उसका, तो वो नीचे गिर जाएगा। तो फिर आपको अच्छा बताइए, अब आपको क्या करना चाहिए? साइकिलिस्ट क्या सोचेगा, हाँ मैं अपना एम बढ़ा नहीं सकता, एम बढ़ाने में मुझे साल भर लग जाएगा, ठूसूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मुझे अभी बाइक चलानी है, रेडियस फिक्स है, तो वो अपनी वी बढ़ाएगा। वी बढ़ाने से RHS और बढ़ेगा, वी बढ़ाने से RHS और बढ़ेगा, ये 20 हो जाएगा तो और गिर जाएगा अभी, तो वो और बढ़ाएगा 30 और बढ़ाएगा, जब तक बढ़ाएगा जब तक एटलीस्ट ये 50 ना हो जाए। तो यानी यदि वो चाहता है कि वो गिरे नहीं, तो उसे केवल क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरीके से इस इक्वेशन को मैनेज करना है कि ये और ये एटलीस्ट बराबर तो आए, बराबर तो आए ये। तो बताना, जैसे ही V एक लिमिट पे पहुंचेगी तो ये 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब नहीं गिरेगा। अब आपको एक चीज और बता दूं मैं इसमें, यदि यहां तक तो चलो ये सीन हो गया, लेकिन अब अगला सिनारियो, इसी से अगला सिनारियो, RHS और LHS, यदि मान लो वो स्पीड और बढ़ा रहा है, तो RHS फिर 50 से 60 हो जाएगा ना? सोचो हो जाएगा या नहीं आ जाएगा भाई? यदि वो स्पीड रोका नहीं खा, वो तो तेज घुमा सकता है ना, तो ये 60 हो जाएगा, तो फिर ये तो 50 ही रह गया। कहां से मिलेगा? अब कौन रिचार्ज कराएगा? कराएगा एक्चुअली n + mg 50 है, जिसमें mg फिक्स है ना। अब क्या करेगा, यदि वो ये बढ़ाएगा तो n बढ़ना चालू हो जाएगा अब धीमे धीमे n, क्योंकि जब बाइक तेज चलेगी तो सरफेस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, n बढ़ने लग जाएगा, तो n अब अपने आप को इस तरीके से बढ़ा लेगा कि वो 60 वैल्यू आने लग जाएगी। मतलब ऐसे समझो ये 50 पहले केवल mg था, सिर्फ mg है 50, सिर्फ mg। अब क्या होगा, 50 तो mg हो गया और 10 नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया बोलो? 50 तो mg हो गया और 10 नॉर्मल रिएक्शन, भाई ये दोनों मिलके दे रहे थे ना दोनों, तो ये मान लो ये और बढ़ जाए 70 हो जाए, तो mg में तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये अपने आप को 20 कर लेगा, तो फिर 70 ऐसे बैलेंस चलेगा फिर। लेकिन एटलीस्ट स्पीड इतनी तो हो कि एटलीस्ट 40 तो ना हो, 30 तो ना हो, नहीं तो ये गिरा देगा उसको। चलिए, तो अब इस सवाल को करते हैं यहां पर कि n + mg mv² / r होगा। यहां से n कितना आ गया ये बताओ? mv² / r - mg। अब ये जो n है, n जानते हो ना, होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव तो नहीं आएगी ना वैल्यू, मैग्नीट्यूड। n एक ऐसी वैल्यू है जो एटलीस्ट नेगेटिव नहीं होगी, 0 हो सकती है, तो n की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो n की जगह रख दीजिए mv² / r - mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, mv² / r, mg को उधर ले जाओ, mg m से m कट गया, तो v² मस्ट बी ग्रेटर देन rg, तो v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √rg, तो v एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, इस बार गौर से देखो, ग्रेटर देन होनी चाहिए, तभी बच पाएगा वो। तो r दे रखा है 25, v मस्ट बी ग्रेटर देन, ये r दे रखा है 25, ये 10 ले लेता हूं, 250, 250 का रूट निकालिए बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं, इसमें r फिक्स है, हाँ ये भी बात ठीक है, जितनी बड़ी इसमें रेडियस होगी उसको उतनी ज्यादा स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। 15.8, मतलब अब समझना, अब यहां थोड़े से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। फॉर सेफ टर्न, यदि वो चाहता है वो गिरे नहीं, n इक्वल टू क्यों, n इक्वल टू नहीं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है यार, ये फिजिकल क्वांटिटी है, एक वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो नहीं सकता,
तो मैंने बताया कि भैया जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मिनिमम से मिनिमम 0, देखो क्या होगा, सपोज करो ये शक्तिमान बन जाए, साइकिल उसको टच ही ना करे, इमेजिन करो सूंघते हुए चली जाए, टच ही नहीं करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन 0, लेकिन जैसे ही टच करेगा कुछ तो एक्टिवेट हो जाएगी। तो एन की वैल्यू हमें ये पता है श्योर है 0 या 0 से बड़ी होगी, तो एम भी एन की वैल्यू रख दी। मैंने गलत किया बेटा आज सवाल करा के, ये मैंने पहले ही बोला था, आज थोड़ा सा खून पियेंगे सवाल, जिसका मेंटल लेवल ठीक हो वो करना। तो हो गया बेटा मेरी तरफ से। अब ये बताओ ये क्या कह रहा है, v की वैल्यू 15.8 से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो अब यहां पर पता है v मैक्सिमम नहीं आएगा, ये आएगा मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, मिनिमम स्पीड यानी कितनी हुई 15.8, उससे बड़ी तो कितनी भी कर ले वो, इससे ज्यादा स्पीड तो वो कितनी भी कर ले, धुआं हो जाएगा वो सेफ रहेगा, लेकिन मिनिमम इतनी स्पीड वो मेंटेन रखे, इससे बड़ी है इसके बराबर, यानी मिनिमम इतनी स्पीड मेंटेन करे, नहीं तो गिर जाएगा। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। एक और करते हैं बेटा, मेरा काम है कोशिश करना कराने का, आप इन सवालों को दोबारा करना, वीडियो दोबारा देखना पास के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5.39। ठीक है, क्या कह रहा है वो, ये और हैवी क्वेश्चन है बेटा। एक 70 किलो का आदमी है, stands in a contact against the inner wall of a hollow cylinder drum of radius 3 meter, rotating about its vertical axis with 200 revolution per minute। तो पहले तो ये फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है 200 रिवॉल्यूशन 1 मिनट, यानी 60 सेकंड लिख दूं इसको, 1 0 से 1 0 गई, 10/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। आदमी का वजन कितना है, 70 किलो का वजन है। अभी फिगर बनाऊंगा, रेडियस है उसकी 3 मीटर, शायद 3 मीटर ही पड़ी थी मैंने, है नहीं, हाँ। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड हिज क्लोथिंग इज 0.15, 0.15 है फ्रिक्शन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो वो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर टू इनेबल द मैन टू रिमेन स्टक टू द वॉल विदाउट फॉलिंग। अब देखिए, आपने कभी एक चीज नोटिस की है, ये देखना एक चीज, ये एक पेपर है, एक चीज दिखाता हूं, ठीक, मैं इसको अपने हाथ से रखता हूं तो गिर रहा है ना, नीचे नीचे गिर रहा है ना, लेकिन अब एक चीज देखना, ये देखना अब तो नहीं गिर रहा, मैं ये अब क्यों नहीं गिर रहा बताओ रीजन, अब क्यों नहीं गिर रहा, ऐसे घुमा रहा हूं तो ये अटक गया। अब सुनो, यही फिजिक्स, बस इस बार क्या है, इसकी जगह आदमी को चिपका लिया है, इतनी तेज घुमा रहे हैं हम इसको, देखिए समझना, ऐसे रख रहा हूं, आप ये घर पे करके भी देख सकते हो जाएगा, कि यदि मैं इस पेपर को यूं रखूंगा तो नीचे गिर रहा है, गिर गया, लेकिन यदि मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमाने लग जाऊं, ऐसे देखो देखो, हाथ को नीचे भी कर लिया मैंने, ठीक, लेकिन एक ठीक ठाक स्पीड होनी चाहिए, है ना, ठीक ठाक स्पीड होनी चाहिए, तब नहीं गिरेगा। तो आपके सामने डेमो है, तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन दे रहा हूं आपको, जो सवाल कह रहा है कि एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है ना, और ऐसे करके वो रोटेट कर रहा है सिलेंडर, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, इससे ओमेगा निकाल लेंगे, है ना, ओमेगा निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, घूम रहा है, ठीक है। एक आदमी इसकी दीवार से चिपक गया है, फेविकॉल से नहीं, इतनी तेज घूम रहा है, ये मान लो ये आदमी है, ये आदमी है, ड्रम है, चिपक गया। तो अब बताइए, अच्छा यदि मैं एक स्पीड थोड़ी कम रखूंगा तो थोड़ी नहीं चिपक जाएगा, कि धीमे धीमे घुमाऊं तो, सोचो धीमे धीमे घुमाऊं तो गिर रहा है एक्चुअली, तो एक मिनिमम सफिशिएंट स्पीड रखनी पड़ेगी, तो वो ये सवाल ये कह रहा है। तो आप पहले इसको सिस्टम मानिए, ठीक है, बताइए इस पे कौन कौन सी फोर्स है, बताइए इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, बेटा कंपटीशन लेवल की सवाल है ये भी, बताइए। एक तो इस पे mg लग रहा है, एन किधर लगेगा ये बताओ, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, जल्दी बताओ, एक तो mg लग गया नीचे, और क्या लगेगा बताओ फोर्स, टेकिंग मैन एज ये वाला आदमी सिस्टम लो, तो भाई बताओ शुभम, एन वर्टिकल लगेगा, बेटा 1 मिनट, पता नहीं यार मैं इतनी मेहनत, ये रहा दीवार, मैंने एक दिन ये फिगर बताया था ना, शिवेश ने ठीक बताया, कि यदि कोई बॉडी को मैं यूं करके प्रेस कर रहा हूं,
यूं करके दीवार से, ये रहा, ठीक है, इसको मैंने यूं रख दिया, यूं ऐसे करके। बताइए इसमें कौन कौन सी फिजिक्स लगाओगे यदि किसी बॉडी को? तो एक तो मेरी अप्लाइड फोर्स है, एक इस पे mg है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, और फ्रिक्शन इसमें ऊपर लगेगा। याद आया फ्रिक्शन? याद करो वो दिन, क्या फायदा मेरा इतना डिटेल में पढ़ाने का? इसमें फ्रिक्शन ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा? सोचो बताओ क्यों? क्योंकि इसकी स्लिपिंग नीचे होगी, यदि मैं थोड़ा सा भी एफर्ट कम कर दूंगा तो फ्रिक्शन ऊपर। तो सेम वही वो चीज, mg इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, और कपड़ा और उसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन इधर। ये स्टैटिक ही तो होगा, नहीं तो स्लिप हो जाएगा ये। तो इस पे ये तीन फोर्स लग रही हैं, ये तीन फोर्स लग रही हैं बेटा। सिंपल बताना, इसका एफएस इतना होना चाहिए कि इसका एमजी को रोक ले, गिरेगा नहीं पक्का। एफएस की वैल्यू इतनी हो जाए कि एमजी को रोक ले। अब एफएस क्या होता है बेटा? एफएस मैक्सिमम या म्यू एस एन। एन बढ़ेगा तो एफएस बढ़ सकता है, एन बढ़ेगा तो एफएस बढ़ सकता है ना? हमें बस इसको इतना रखना है कि ये एमजी को रोक ले, ये साला कमजोर नहीं होना चाहिए एफएस। यानी एफएस एटलीस्ट इतना बढ़ा लो कि ये एमजी को रोक ले। अब एफएस बढ़ाने के लिए हम एन के पास जाएंगे, यार प्लीज एन तू बढ़ जा। एन कहेगा, अब बताइए एन एम वी स्क्वायर अपॉन आर है या नहीं? बोलो एन एम वी। सोचो, क्योंकि इस बार रीच, क्योंकि ये सर्किल में घूम रहा है बेटा ये आदमी सर्किल, जब ये ड्रम ऐसे घूम रहा होगा तो ये आदमी सर्किल में घूम रहा है। फील करो बेटा, यदि ये ड्रम घूम रहा है तो आदमी तो सर्किल में घूम रहा है, तो ये जो एन है वो किस में खर्च हो गया? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और सवाल के अकॉर्डिंग इसको ऐसे कर लो। अब आप बताओ, यदि मैं ओमेगा बढ़ा दूं, बढ़िया से ओमेगा रख दूं, तो एन बढ़ जाएगा। ओमेगा बढ़िया कर दूं तो एन बढ़िया हो जाएगा, और एन बढ़िया हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी बढ़िया हो जाएगा। और फ्रिक्शन बढ़िया ही चाहिए हमें कि वो एमजी को रोक ले। सवाल करें कि आप करोगे? कुछ नहीं है सवाल में। तो चलिए बेटा बताइए, सबसे पहले तो इसमें एफ एस तो एम जी, देखो एन एफ सी में यूज हो रहा है ना, एन हो रहा है। अच्छा करो करो करो, एन सिवेश कह रहा है हम करेंगे, तो करिए बेटा, आप बुद्धि लगाइए। देखिए इस सिचुएशन, इस सिस्टम को समझिए कि इस सिस्टम को, कि भाई ये जो एन है उसने तो रिचार्ज करा दिया है ना, एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिख देता हूं, हम अपनी परिस्थिति की मांग के अनुसार एम वी स्क्वायर अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर आर लिख देंगे। एन तो ये होगा, और फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन किससे बैलेंस हो रहा है? एमजी से। फ्रिक्शन एमजी से बैलेंस हो रहा है। अब ये आदमी कब तक स्लिप नहीं होगा? भैया देखो सीधी सी बात है, एफ एस एमजी से नीचे नहीं रहना चाहिए। एंड एज एफ एस की वैल्यू एफ एस मैक्सिमम तक ही सीमित रहती है। बोलो एफ एस की वैल्यू एफ एस मैक्सिमम तक ही सीमित रह सकती है। एफ एस को क्या लिख दूं? एम जी, और एफ एस मैक्सिमम को म्यू एस एन, क्योंकि हमारे पास एफ एस मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है म्यू एस एन। ठीक, इस फिगर में एफ एस एम जी के बराबर है, इस फिगर में एफ एस एम जी के बराबर है। एम जी की जगह एम जी, और एन की जगह क्या रख दूं? एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एन से एम कटा, ये जो साइन है वो ओमेगा की तरफ है, तो यहां से गौर से देखो। अच्छा यदि मैं इसको इधर लिखूं म्यू एस ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये मुंह ऐसे हो जाएगा फिर। तो ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन म्यू एस आर। ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जी अपॉन म्यू एस आर। फिर ओमेगा कितना हो जाएगा? अंडर रूट। करिए बेटा इस सवाल को वो, यानी ये कहानी साफ साफ कह रही है कि ओमेगा की वैल्यू जो भी आंसर आएगा उससे बड़ी या एटलीस्ट बराबर हो, नहीं तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि फिर फ्रिक्शन एफ एस इतना ठीक था। क्योंकि अच्छा एक मिनट सुनो, ओमेगा यदि गिरेगा तो एन गिर जाएगा, और एन गिर जाएगा, एन गिर जाएगा तो फ्रिक्शन भी उतना नहीं रहेगा। चलो इसको करिए सॉल्व, कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करें, लास्ट। ये तो और भी हैवी का सवाल है, 5.40। ये नहीं हुआ तो 5.40 छोड़ सकते हो आप, भूल जाना। अच्छा एक काम करते हैं, 5.40 आप घर पे करिएगा, मैं कोई और सवाल उठाता हूं। यहाँ नहीं हो रहा, घर में, ये बात ठीक है। उत्सव कह रहा है जब यही नहीं हो रहा तो और। चलो एक करते हैं, ये 5.34 करते हैं।
कोई नहीं यार, आपके लिए भी तो कुछ करने को होना तो चाहिए, लगन होगी, ढूंढोगे तो हो जाएगा। 5.26 नहीं आया, बता दूंगा। ये वर्टिकल सर्किल वाला देखो, ये वर्टिकल सर्किल वाला सवाल है, वर्टिकल सर्किल उधार रहा। 5.26 बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, ये वर्टिकल सर्किल वाला सवाल है। वर्टिकल सर्किल की ना फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिजिक्स और यूज हो जाती है। ठीक है, जब इतना भरोसा किया है, इतने सवाल करा दिए तो ये। अच्छा, एक और करते हैं फ्रिक्शन का सवाल, 5.34 करते हैं। 5.40 होमवर्क में, 5.40 होमवर्क में इसे कर लोगे। अब तो कैलकुलेशन है। चलिए, जिसको कंफर्टेबल लगे, ये सवाल कंफर्टेबल लगने लग जाए तो मुझसे 5.40 पूछ लेना। मैं क्या बोल रहा हूं, जिनको ये सवाल कंफर्टेबल लगने लग जाए कि हाँ ये समझ में आने लगे, अच्छे से आने लगे, हम बिना देखे एक बार कर लेंगे, तो मैं 5.40 बताऊंगा, उनको बता दूंगा बेचक। क्योंकि यार 5.40 और सोचो, एडिशनल का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो कुछ तो दम होगी इसमें। तो चलिए, अभी मैं फिलहाल 5.34 कराता हूं। ठीक है, 5.34 एक्सरसाइज का क्या कह रहा है बेटा, वो फिगर ऊपर बनना है। ये कह रहा है कि एक सिचुएशन है कि दीवार है, फ्लोर है, वॉल, फ्लोर, और दो ब्लॉक है, टू बॉडीज ए एंड बी। एक बॉडी ये रही बी, और एक बॉडी सटी हुई रखी है ए। ध्यान रखना, दो बॉडी है ये, ए और बी। ए का मास है 5 kg और बी का मास है 10 kg। फिर वो क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड टेबल इज म्यू, दे रखा है हमको 0.15 म्यू। अब फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू ए। यहां पर ए पर 200 न्यूटन फोर्स लगाई है, ए पर 200 न्यूटन फोर्स लगाई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है बेटा वो, व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, द एक्शन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और व्हाट हैपेंस टू द, वो कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन द वॉल इज मूव्ड। यार ये एक सवाल फिर अलग करना पड़ेगा, डज द आंसर टू बी चेंज व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन। और फिर आगे क्या लिखा है, इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के। देखो मैंने बोला था ना, कभी कभार वो सवाल में ये बोल देता है म्यू एस और म्यू के का डिफरेंस इग्नोर मारना। तुम्हें चाहिए म्यू एस तो इसे ही म्यू एस मान लेना, तुम नहीं अब म्यू के का सवाल है तो म्यू के इसी को मान लेना, जैसा सवाल कह रहा है। तो पहले धीमे धीमे करते हैं, इसमें कई सवाल है, कई सवाल है। एक बार मेरे को एक चीज और पढ़नी पड़ेगी दोबारा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड टेबल, द फोर्स ऑफ हीट, व्हाट आर द रिएक्शन। देखिए, चलिए करते हैं इस सवाल को। जब तक ये दीवार है, पहला पार्ट है जब दीवार लगी हुई है, दीवार को बाद में हटाएंगे। दीवार हटने के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन के अप्रोच से सवाल होगा, और जब तक दीवार है इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन के अप्रोच से सवाल होगा। देखिए बताइए, इस पे हमने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो चलिए बेटा ए को सिस्टम मानते हैं। ठीक है ना, ए को सिस्टम माना। बताइए ए पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी, टेकिंग ए एज अ सिस्टम। बताइए, ए को सिस्टम मान रहे हैं, ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। एक तो 200 न्यूटन दिख ही रही है, एक इसका mg लग रहा होगा, एक इस पे n1 लिख देता हूं, n1 na, क्योंकि अभी b भी आएगा ना, b तो आएगा, तो b पर भी नॉर्मल रिएक्शन होगी तो उसके लिए। ठीक, एक फोर्स और लग रही है बेटा, सोचो। अच्छा ये बताइए, n से mg बैलेंस हो गया, 200 को भी तो कोई बैलेंस कर रहा होगा, इस 200 न्यूटन को भी तो कोई बैलेंस कर रहा होगा, नहीं तो ये खिसक जाएगा। ये तो सर्किल में भी नहीं घूम रहा कि 200 इज यूटिलाइज इन सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा बेटा, सिवेश, थर्ड लॉ। तो देखिए एक मिनट इस पर ना, अब देखिए एक ये फोर्स भी लग रही होगी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब ये कौन लग रही होगी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। पहले ये समझिए लग रही है कि नहीं लग रही। वॉल तो ए पे लगा ही नहीं सकती, वॉल ए पे लगा ही नहीं सकती बेटा। हाँ, वॉल के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है।
ध्यान रखना वॉल सिर्फ बी पे लगा सकती है। एक बिल्कुल ठीक हर्ष, शाबाश। एक फ्रिक्शन और लग रहा होगा इधर, फ्रिक्शन। और क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। आप इस फ्री बॉडी डायग्राम को समझ गए तो मैं ये सवाल आसानी से समझा दूंगा। आप इस डायग्राम को समझिए, फ्री बॉडी डायग्राम। ये रहा ब्लॉक ए, mg नीचे एन ऊपर, वो सबको समझ में आ जाता है। 200 न्यूटन फिगर में दे रखी है। एक ये वाली फोर्स किसने लगाई है? कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। क्योंकि मैंने एक दिन एक बात बताई थी, जैसे मैं फ्लोर पे खड़ा हुआ हूं, याद करो, तो मुझे सिर्फ फ्लोर का रिएक्शन मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं फ्लोर पे एक्शन दे रहा हूं। mg तो खैर लग ही रहा है, वो अलग बात है, लेकिन एन कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन यदि मैं दीवार पे ऐसे स्टाइल लेके खड़ा हो जाऊं, यदि दीवार पे ऐसे स्टाइल लेके खड़ा हो जाऊं यूं करके, तो मुझे इधर से भी मिलेगा और इधर से भी रिएक्शन मिलेगा। तो ये जो ए है वो एक तो फ्लोर के साथ कांटेक्ट में और एक बी के साथ कांटेक्ट में, तो बी, ये मैंने क्या लिखा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और इधर क्यों? क्योंकि ए ने बी पे उधर लगाई होगी, ए ने बी पे उधर लगाई होगी, तो बी ने ए पे इधर लगा दी, और फ्रिक्शन इधर लगेगा। स्टैटिक, स्टैटिक क्यों भाई? क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर पा रही। इन सबके बावजूद बॉडी है इक्विलिब्रियम में। किसमें? इक्विलिब्रियम में। लेकिन यार अभी इसमें एफएस तो निकल ही नहीं पाएगा। रुको रुको, नहीं 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 नहीं, इक्वेशन बना के छोड़ना पड़ेगा। उसने एफ ए भी पूछा है, चलो कोई नहीं, अभी मुझे लग रहा है ये इसको यहीं छोड़ देते हैं। बी का फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा एक काम करो, एक मिनट प्लीज, एक काम करते हैं, उल्टा करना पड़ेगा। मुझे दिख गया ये सवाल, पता है मुझे क्या दिख गया कि ये सवाल नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो फिगर मिटाया है उसमें एक तो एफ ए भी हमें नहीं पता और एक एफ बी नहीं पता। तो कोई नहीं, एक काम करते हैं, टेकिंग ए एंड बी टुगेदर एज सिस्टम, टेकिंग ए एंड बी टुगेदर एज वन सिस्टम, टुगेदर एज वन सिस्टम। क्या मतलब है इस बात का? ये रहा ए, सुनेंगे अब, ये रहा ए, ये रहा बी। ए और बी को मैंने एक सिस्टम मान लिया। अब ए और बी को सिस्टम मान लिया तो मैं अब ये वाली फोर्सेस नहीं दिखाऊंगा। बस बताओ क्यों नहीं दिखाऊंगा ये वाली फोर्स? क्योंकि ये बिल्कुल ठीक, उस सब ने दे दिया जवाब, आप भी कोई देंगे। अब मैं ए और बी को मिला के एक सिस्टम मान रहा हूं, तो मैं बाकी सारी फोर्स दिखाऊंगा, बस ये नहीं दिखाऊंगा। बिल्कुल भूमिका ठीक, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। ए ने बी पे लगाई, बी ने ए पे। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी बताई हुई चीजें आने लगी कुछ कुछ। हाँ ये इंटरनल फोर्स है, तो बताइए इस पे ए और बी को सिस्टम माना, तो एक तो ये 200 न्यूटन लग रही है, एक ये इन दोनों पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ एस, एक ये लग रही होगी फोर्स, फोर्स ऑन ए प्लस बी ड्यू टू वॉल। हालांकि वो फोर्स बी के साथ कांटेक्ट में, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू वॉल ऐसे लिख देता हूं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू वॉल। एक इन दोनों का mg, इन दोनों का mg, और इन दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन। चेक करो समझ में आया या नहीं आया, ये बोलो, ये समझ में आ गया है नहीं आ गया, बोलो। आ गया ना? ठीक, अब सॉल्व करते हैं बेटा, करो सॉल्व, करे। अच्छा अब एक चीज और मुझे बताना, तो पहले तो एन और mg बराबर है, एन और mg बराबर है, एन की जगह एन, एम कितना लिखू बेटा? 10 5 15, 15 लिखा जाएगा, और जी 10 ले लेता हूं। एन हो गया 150 न्यूटन, एन कितना हो गया? 150 न्यूटन। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, 150 कुछ फिर फंस गए क्या? चलो चलो कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, थोड़ा मुझे समझाने में दिक्कत होगी। एन आ गया हमारा, लेकिन ये एन कंबाइन सिस्टम का है, कंबाइन सिस्टम का एन है ये, है ना। अब क्योंकि बॉडी इधर उधर भी नहीं जा रही, ये भी सच है ना, तो इसका मतलब टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल राइटवर्ड फोर्स। तो बताना 200 इधर है और 2, यानी ये बताइए एफ बी डब्ल्यू प्लस एफ एस 200 के बराबर होगा या नहीं होगा? प्लीज समझना बेटा, क्योंकि देखो एक एरो ये रहा और एक एरो ये रहा, ये दोनों इधर की तरफ है लेफ्ट वाली फोर्स, और ये अकेला बेचारा इधर है, तो एफ बी डब्ल्यू प्लस एफ एस 200 के बराबर होगा। अब मुझे ये पता चल जाए ये कितनी है ना। अब रुको, ये कैसे पता चलेगा एफ एस? अब एक मिनट, एफ एस म्यू एस इंटू एन करूं तो 0.15, और एन की वैल्यू कितनी? 150।
करना बेटा 1 मिनट। चलो एफएस की वैल्यू 1 मिनट, हम एफएस निकालते हैं पहले। एफएस की जगह रख देते हैं म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है 0.15 और एन कितना है 150। कितना आया ये देखना 22.5 न्यूटन। ये एफ एस आ गया। ठीक है, तो एफ बी डब्ल्यू प्लस 22.5 इक्वल टू 200। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू वॉल घटाना बेटा कितना आएगा ये 200 में से 22 गए तो 178 177.5। देखना सही हूं मैं तो, देखना, देखो 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 देखो, ठीक है। नहीं पीछे सही है कि नहीं, है ना। हमारे करने की क्या है, पीछे भी आंसर भी तो सही आना चाहिए। क्या आ रहा है ये, इसमें तो आंसर ही नहीं दे रखा। हाँ चलो कोई नहीं, ये हमारा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ब्लॉक 177.5 आ रहा है। ठीक है चलो, लेकिन 1 मिनट रुको यार, एक गड़बड़ हो गई, सॉरी यार। इस सवाल को रोक दो यार मेरा। चलो आज के लिए इतनी ही भसड़ होगी, थोड़ी सी भसड़ हो गई यार, मुझसे गलती हो गई है, मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है, इसको छोड़ो यार, फिर आप आपके अंदर भसड़ हो जाएगी। इसे छोड़ दो, इसे भूल जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ और डेड डैश झूल जा। कल बात करेंगे अब, है ना। चलो कल बात करेंगे।